नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज है दिन रविवार का और रविवार को आपको पता ही है कि बाजार का करते हैं विश्लेषण कि आने वाले हफ्तों में बाजार कैसा रह सकता है। बाजार में तेजी होगी या मंदी होगी, सभी कारणों को आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर बाजार गिर क्यों रहे हैं। आखिर बाजार, हमारे विश्व के बाजार, हमारे बाजार, शेयर बाजार आखिर गिर क्यों रहे हैं, कारण क्या है। देखो दोस्तों, इसके पीछे मुख्य कारण है कि भारत से पैसा निकलना। जी हां दोस्तों, भारत से पैसा निकलना। अब ये पैसा निकाल कौन रहा है? ये पैसा निकाल रहे हैं साहब एफआईआई। अच्छा, ये पैसा क्यों निकाल रहे हैं? ये पैसा इसलिए निकाल रहे हैं दोस्तों कि बाजार टॉप पे था, इनको प्रॉफिट बुक करना ही करना था। ठीक है, अब रेट हाइक की चिंता सताने लगी साहब इनको कि रेट हाइक हो सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, तो इनके पास कुछ ना कुछ बहाना जरूर होता है। बहाना जरूर है साहब, कुछ ना कुछ। अब ये सोच रहे हैं कि रेट हाइक होंगे, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, ऐसा है, फलाना है, ढिमकाना है, माल बेचना इन्होंने शुरू कर दिया। अरे भैया, माल क्यों नहीं बेचेंगे जब इतने अच्छे रेट इन्हें मिलेंगे? नीचे से इनके पास बाएंगे, ऊपर इन्होंने प्रॉफिट बुक कराया। ठीक है, तो बाजार जो है पैसा देखता है, जो पैसा बाहर निकल रहा है। डोमेस्टिक अगर खरीदारी कर रहे हैं यानी डीआईएस खरीदार हैं, उससे बाजार संभलेगा जरूर, लेकिन बाजार ऊपर जाने की क्षमता साहब नहीं कर पाएगा। क्यों? बाजार दोस्तों बाहर का पैसा देखता है। एफआईआई कितना पैसा ला रहे हैं ये चीज बाजार देखता है। तो भैया, जब तक एफआईआई बिकवाली करेंगे तब तक तो इस बाजार में उम्मीद नहीं है कि बाजार ऊपर जाएगा। हां, इतना जरूर है कि बाजार ज्यादा ना गिरे। क्यों? डीआईआईस कर रहे हैं खरीदारी। अच्छा, अब ये डीआईआईस खरीदारी क्यों कर रहे हैं? क्या इनको इन्फ्लेशन का डर नहीं लग रहा? क्या इनको रेट हाइक नहीं पता? जी हां दोस्तों, इनको सब पता है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। जिस प्रकार हमारी सरकार तेजी के साथ काम कर रही है ना, मेरे ख्याल से ये उसी चीज को समझ रहे हैं और उसी चीज को हमें भी समझना है। और हर बार मैं आपसे कह रहा हूं कि आने वाले समय में विश्व में अपनी भारतीय कंपनियों का डंका बजेगा। डंका रोज व्हाट्सएप पे चिल्ला रहा हूं, डेली चिल्ला रहा हूं। खरीदारी इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, बात अगर इन्फ्लेशन की आती है, क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है? मेन डर किसका है? कारण क्या है? सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है इस बाजार में गिरावट का इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है साहब, बिल्कुल हो सकती है। इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए ही साहब गेहूं का जो निर्यात किया गया जा रहा था उस पर रोक लगा दी। जो गेहूं बाहर भेजा जा रहा था दोस्तों, उस पे सरकार ने रोक लगा दी। ऑटोमेटिकली खाने पीने की चीजें अपने आप सस्ती हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली आप देखना, सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। बात अगर क्रूड ऑयल की करें, इन्फ्लेशन हमें कौन मारती है? इन्फ्लेशन किस कारण बढ़ती है? इन्फ्लेशन हमारी सबसे ज्यादा बढ़ती है साहब क्रूड ऑयल के कारण। और क्रूड ऑयल का सब्स्टिट्यूट अब सरकार ढूंढ रही है। बहुत तेजी से दोस्तों इस दिशा में काम हो रहा है, बहुत तेजी से। रिन्यूएबल के रूप में, ईवी के रूप में, हाइड्रोजन के रूप में। तो अब तो सरकार हर मोर्चे पर तेजी के साथ काम कर रही है, यानी कि करो या मरो की स्थिति है। डू एंड डाई। अब करना ही पड़ेगा। कब तक इन एफआईआई के भरोसे हम बैठे रहेंगे? एक ना एक दिन तो हमें खुद निर्भर यानी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। एफआईआई आते हैं साहब, बाजार में खरीदारी करते हैं, बाजार को बहुत ऊपर ले जाते हैं, आम निवेशक फंसता है, फिर बाजार को नीचे धड़ाम कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा। माना एफआईआई की इंपॉर्टेंस है, बाहर से पैसा आएगा तभी विकास कार्य होंगे, लेकिन कब तक साहब? कब तक ये इस तरह का खेल खेलते रहेंगे? एक ना एक दिन तो हमें खुद अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा वो दिन आएगा
जब पूरी दुनिया भारत की ओर टकटकी लगाए देखेगी। अभी तो गेहूं बंद किया है बाहर भेजना, लोगों के विश्व के साथ दिक्कत परेशानी होने लगी। G7 के जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा है ऐसे तो और आपदा बिगड़ जाएगी। अगर रशिया यूक्रेन के कारण, यूक्रेन बहुत बड़ा सप्लायर था गेहूं का, वहां दिक्कत है और भारत भी बंद कर देगा गेहूं तो और ज्यादा समस्या यार, बढ़ने तो समस्या। आपने कभी सोचा है क्रूड के बारे में कि अगर क्रूड ऑयल ऊपर होगा तो साहब भारत को दिक्कत होगी? जब आप लोग नहीं सोचते तो हम क्यों सोचे? हमें अपना देश पहले देख रहा है, देश हित पहले देखना है। विश्व में भी दिक्कत परेशानी ना हो दोस्तों, वो भी देखना है। क्या श्रीलंका जैसे हालात बनाने हैं या नेपाल जैसे हालात बनाने? माना कि उनकी इकोनॉमिक पर्यटन पे ज्यादा डिपेंड करती थी, लेकिन फिर भी दोस्तों इन्फ्लेशन, अगर हम गेहूं बाहर बेचते रहते तो यहां दिक्कत खड़ी हो जाती साहब। आटे के रेट, गेहूं के रेट आसमान छूने लगते, इन्फ्लेशन तो एफएमसीजी की ऑटोमेटिकली बढ़ जाती। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। गेहूं का जो निर्यात था वो रोका गया है। ईवी की तरफ बहुत तेजी से दोस्तों काम हो रहा है। सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। आत्मनिर्भर और अभी आने वाले समय में 2024-2023 नेक्स्ट जो है हमारा इलेक्शन ईयर रहने वाला है। सरकार को बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे, डेफिनेटली लेने पड़ेंगे। इस समय करो या मरो की स्थिति में इसलिए कह रहा हूं। तो भारतीय कंपनियों को दोस्तों विश्व में डंका बजेगा। अब बात आती है कमोडिटी की। स्टील के प्राइस बढ़ रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चन मेरे पे आए कि सर आप इन्फ्लेशन कंट्रोल की बात कर रहे हो तो कमोडिटी भी तो उसमें एक मुद्दा है। जी हां, बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा। अब कमोडिटी के प्राइस इतने ऊपर चले गए थे, अगर वहां से थोड़ा बहुत कम होते हैं तो क्या इनके जो हमारी क्या कहते हैं स्टील कंपनियां, इनके मार्जिन इतने खराब हो जाएंगे, डूब जाएंगी कंपनियां। ये भारत का जो कंपनियां है ना दोस्तों, विश्व में डंका बजेगा, लिख लो आप, डंका। चाइना में तो प्रोडक्शन ऑलरेडी बंद है। मतलब बंद का मतलब यह नहीं कि बिल्कुल खत्म है, वहां पे स्लो डाउन है। कोरोना के केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। कहां से लोगे भैया, कहां से लोगे? माइनिंग पे हम खुद डिपेंड है। पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हमारा लोह उत्पादक है हमारे पास, जो जरूरत होता है मेटल के लिए। एनएमडीसी, जीएमडीसी ऐसे ही नहीं धमाल मचाए हुए थे। नालको गिर गया या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया गिर गया या कोई भी मेटल से टाटा स्टील गिर गया तो घबराने की, विचलित होने की बात नहीं है, ये फिर बढ़ जाएंगे। कमोडिटी प्राइस का नीचे आना भी एक तरफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। रेट इतने कम नहीं होंगे जो इन कंपनियों की अर्निंग पे दिक्कत परेशानी करे। ये आप सोचिए, खुद समझदार है आप। जब इनकी कम अर्निंग थी तब भी तो स्टील बिक रहा था, तब भी तो इनके रिजल्ट शानदार आ रहे थे। आप देख लीजिए खुद उठा के। तो मेन मुद्दा इस समय है एफआईआई को जाना और बाजार को गिराना। यानी कि एफआईआई चाह रहे हैं कि बाजार गिरे, वो रेट उन्हें मिले जो साहब वो चाहते हैं। लेकिन अब शायद मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि ये बाजार 2000 का नहीं है, 2008 का नहीं है, ये बाजार 2022 का है मेरे भाई, 2022 का। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डीआईआईस पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी ताकत। इन्हें पता है, सरकार ने बता रखा है, जानते हैं ये सब कि आने वाले समय में सरकार किस दिशा में, किस क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ काम कर रही है, खरीदारी कर रहे हैं लगातार। नहीं तो इससे पहले क्या होता था, जब एफआईआई माल बेचते थे ना टॉप पे, तो डीआईआईस भी साफ कूद पड़ते थे बेचने में, बाजार की और हालत पतली हो जाती थी। लेकिन इस समय नहीं, आत्मनिर्भर बनना है एफआईआई को साहब। एफआईआई के बिना आत्मनिर्भर बनना है, एफआईआई के बिना आत्मनिर्भर बनना है। पॉइंट बताया ना मैंने आपको। गेहूं का साहब निर्यात, गेहूं बाहर भेजने से रोका तो विश्व को साहब मिर्ची लग गई। कभी क्रूड के बारे में सोचा है विश्व ने कि अगर क्रूड ऑयल हम बढ़ा रहे हैं भारत पे क्या असर पड़ेगा? नहीं,
गेहूं रोक दिया, आपदा खड़ी हो जाएगी। जी सम्मेलन के अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि आपदा खड़ी हो जाएगी। अरे भाई क्रूड को भी तो रोको, क्रूड को कंट्रोल करो, उससे भी तो आपदा खड़ी हो रही है, उससे भी तो इन्फ्लेशन टॉप पे जा रही है। नहीं साहब, भारत के ऊपर है बस निगाह। क्यों? विकासशील देश को और ज्यादा विकसित होने नहीं देना। यही तो चीज है, यही तो चीजें, सारी चीजें ये सरकारें, जो विश्व की सरकारें, ये अभी तक यही तो चाहती थी, हमारे ऊपर निर्भर रहे, हमारे ऊपर निर्भर रहे। भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, फार्मा में, प्रोडक्शन में, अनाज के प्रोडक्शन में, हर चीज में। समझ रहे हैं बात को? सिर्फ एक क्रूड ऑयल की वजह से दिक्कत है, जिसका भी सब्स्टिट्यूट सरकार बहुत तेजी से तलाश रही है और बहुत तेजी से काम हो रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। आने वाले समय में मैं आपको बता देता हूं कि आने वाले समय में आप एक सब्स्टिट्यूट क्रूड का देखोगे, इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती हुई नजर आएगी। अब आपको जब गेहूं बाहर जाएगा नहीं, आटे के दाम बढ़ेंगे नहीं, बहुत सारी चीजें आटे से बनती है, ब्रेड हो गया, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, कहां तक गिनवाऊं मैं आपको। तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन, एफएमसीजी के प्रोडक्ट, अगर इन्फ्लेशन, देखो रोजमर्रा की चीजें अगर बढ़ेंगी ना तेजी से, तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ती है। कॉमोडिटी के दाम में अगर तेजी हो रही है ना, तो उसका इन्फ्लेशन पे कम असर पड़ता है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, खाने पीने की चीजें अगर तेजी से बढ़ जाए ना, तो उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन पे। मैंने अपनी क्लास में आपको सब समझा रखा है। और इसी पर चोट करने के लिए सरकार ने गेहूं का जो निर्यात है वो रोका है। तो समझिए बात को, जानिए कि कंसेप्ट बड़ा प्यारा है। बाजार जो है वो एक रेंज बाउंड में मैं देख रहा हूं, बाजार में ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ये बात पक्की है कि जब तक एफआईआई खरीदारी नहीं करेंगे, बाजार ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन बाजार दोस्तों ज्यादा गिरेगा भी नहीं, क्योंकि डीआईआई कर रहे हैं खरीदारी। आना पड़ेगा इन्हें एक ना एक दिन, एफआईआई को जरूर आना पड़ेगा। कहां जाएंगे? श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट करोगे, चाइना में इन्वेस्टमेंट करोगे, रशिया यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट करोगे, कहां करोगे? बॉन्ड डील में इन्वेस्टमेंट करोगे, कब तक करोगे? आना पड़ेगा इमर्जिंग मार्केट में। भारत के देश जैसे देशों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। क्या पता सरकार कोई बड़ी बड़ी स्कीमें लेके आ जाए, लोग लुभावनी, तो साहब इन्हें आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, डेफिनेटली आना पड़ेगा। मैं तो बुलिश हूं अपने भारतीय बाजारों पर, अपनी भारतीय कंपनियों पर मैं बुलिश हूं, और इसीलिए मैं हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेशन के द्वारा बाय कर रहा हूं। आप भी करिए, लेकिन बता दूं, निफ्टी के स्टॉक से थोड़ा दूर रहिए। जहां एफआईआई की पोजीशन हो उन स्टॉक से थोड़ा दूर रहिए। आज तक मैंने आपको निफ्टी के स्टॉक क्यों नहीं दिलाए थे? इसलिए नहीं दिलाए थे भैया कि ये एफआईआई बड़ा अच्छा खेल खेलते हैं, इसीलिए मैं इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहा। कुछ स्टॉक मेरे पास होंगे, एसबीआई, बीपीसीएल और भी एनटीपीसी वगैरह स्टॉक अगर मेरे पास है, तो उनकी वैल्यूएशन या तो सस्ती होगी या फिर उनके पीछे ग्रोथ स्टोरी होगी। बाकी अभी मैं निफ्टी के स्टॉक से थोड़ी दूरी बना के हूं। हाइड्रोजन के लिए मैं रिलायंस पे फोकस बनाए हुए हूं। जैसे ही ये स्टॉक नीचे आता है, डेफिनेटली हम इसको बाय करेंगे। टेलीकम्युनिकेशन और बहुत सारी चीजें, बहुत ग्रोथ स्टोरी रिलायंस के स्टॉक के पीछे छिपी हुई है। बस मैं इसमें थोड़ा सा गिरावट का इंतजार कर रहा हूं। बहुत सारे सेक्टर हैं जिसको मैं रिकमेंड करता रहता हूं समय समय पर। उन चीजों से दूर रहिए जो चीजें आने वाले समय में इन्फ्लेशन के कारण प्रभावित हो सकती है। सीमेंट सेक्टर से दूर रहिए, शुगर सेक्टर पे इथेनॉल के कारण फोकस करिए, टेक्सटाइल पे फोकस करिए, जिसपे सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, उस क्षेत्र में जाने की कोशिश करिए, उन कंपनियों के स्टॉक लेने की कोशिश करिए। इन्फ्लेशन के कारण जो स्टॉक ऊपर नहीं जाएंगे उसमें मेटल है, लेकिन मेटल के भी कुछ स्टॉक जो अंडर वैल्यू है उन पे फोकस करिए। जैसे जीपीएल, पावर जुड़ी हुई है, श्याम मेटेलिक, इन चीजों में जाइए, अंडर वैल्यू है। बाजार गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वो रेट है जो 12,000 के इंडेक्स पे होने चाहिए। समझ रहे बात को? तो बाजार की तेजी में जब ये बाजार तेजी होगी तो बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे। तो बाजार को भैया एक रेंज बाउंड देख रहा हूं मैं, 15,500 मेरा पहला सपोर्ट लेवल है, और ऊपर की तरफ मैं मैक्सिमम 17,500 जाते हुए देख रहा हूं। इसी रेंज बाउंड में भारत जो अपना शेयर बाजार है बहुत सारी चीजों को डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा। घबराने की, विचलित होने की बात नहीं है। सरकार बहुत तेजी से और बहुत सार्थक कदम उठा रही है विकास को लेकर। तो आने वाले समय में दोस्तों डेफिनेटली अगर हम क्रूड पर आत्मनिर्भर हो गए तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन
अंडर कंट्रोल होगी, क्योंकि सरकार इन्फ्लेशन को लेकर बहुत तेजी से कदम उठा रही है। और क्या पता रेट हाइक भी रुक जाए अगर इन्फ्लेशन हमारी कंट्रोल में आ जाए। हमें हालात श्रीलंका जैसे या नेपाल जैसे नहीं बनाने हैं, इसलिए सरकार बहुत तेजी से स्टेप उठा रही है। गेहूं का निर्यात रोकना उसमें से एक है। बहुत सारी चीजें और भी है, अच्छी अच्छी जानकारी है जो आप क्लास में जुड़ के ही प्राप्त कर सकते हो। तो फाइनली आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।